जय हिंद। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में व्याकरण शुरू करने वाला हूं और यह वीडियो मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ व्याकरण जो है कक्षा 6 से जितने भी ऊपर है, यानी व्याकरण तो सभी विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी है। तो यह जो वीडियो है कक्षा 6 से लेके 12 तक के विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही अगर इस फेसबुक पेज को अभी तक आप फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें व्याकरण की परिभाषा जाननी चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा क्या है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। ठीक है। शास्त्र शास्त्र का मतलब ग्रंथ यानी कि पुस्तक। वह पुस्तक जो हमें पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाए। किस तरह से? तो शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। उसी पुस्तक को, उसी ग्रंथ को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। आइए भाषा आती है। दूसरा, भाषा की परिभाषा हम लोग समझते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। क्या कहा गया? भाषा वह साधन है, यानी भाषा एक प्रकार की साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को, मनुष्य के मन में विचार चलते रहता है, तो अपने विचार को दूसरों के सामने यानी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। यानी कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके विचार को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। यही क्या है? भाषा है। भाषा एक प्रकार की साधन है। इस साधन के माध्यम से हम अपने विचार को दूसरों के समक्ष रख सकते हैं और दूसरों के विचार को आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है? आइए अब ये भाषा शब्द कैसे बनी है? तो भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। संस्कृत अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारी धातु है। उन धातु में से एक धातु भास धातु है और इसी भास धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, भाषा शब्द बनी है। ठीक है, व्युत्पत्ति हुई है। ठीक है। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं संस्कृत भी पढ़ाने वाला हूँ। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको मैं संस्कृत सिखा दूंगा। ठीक है। तो भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। भास धातु का क्या अर्थ होता है? वाणी को व्यक्त करना। राइट। तो भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भास धातु से बना है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। भाषा के भेद। भाषा के कितने भेद है? तो भाषा के मुख्यतः दो भेद है। लेखन के आधार पर तो कई सारे बोलने के आधार पर तो कई सारे भाषा के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाए तो भाषा मुख्यतः दो ही प्रकार की होती है। पहली जो है मौखिक भाषा है और दूसरी को लिखित भाषा कहते हैं। कोई भी भाषा है ना, उसको या तो हम बोल के व्यक्त करेंगे या तो लिख के व्यक्त करेंगे। ठीक है। तो इस आधार पर भाषा के दो भेद है मुख्यतः, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा की परिभाषा क्या है? तो देखिए, जिसे बोलकर व्यक्त किया जाता है, जिसे बोलकर व्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जिसे लिख कर व्यक्त किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। जैसा कि मैं अभी वीडियो में बोल करके मैं समझा रहा हूँ, ये हो गया मौखिक भाषा। और जब इसी जगह मैं कुछ लिख देता हूं तो वो लिखित भाषा। जैसे कि मान लिया कि मैंने यहाँ पे लिखा राम, ये क्या है? लिखित भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। इस तरह से भाषा मुख्यतः दो ही प्रकार की होती है। ठीक है। तो आप समझ गए भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई मूल ध्वनि है। कोई भी भाषा जो होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वह मूल ध्वनि होती है। ठीक है। जो अखंड होती है, जो अखंड होती है, अखंड का मतलब उसको और ज्यादा टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं उससे, मतलब जो सबसे छोटी इकाई है, जो मूल ध्वनि है
उसको और हम छोटी नहीं कर सकते हैं, वो अखंड होती है। क्लियर है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह मूल ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि? मूल ध्वनि। ओके, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिखने की कला को लिपि कहते हैं। देखिए, लिखना भी एक प्रकार की कला है। जैसे हम लोग हिंदी लिख रहे हैं, तो हिंदी आती है तभी जाकर के हम लोग लिख पाते हैं, नहीं आए तो नहीं लिख पाते हैं। जैसे बहुत सारे हैं जो, जैसे हम लोग की बात करें तो हम लोग को उर्दू नहीं लिखने आता, अगर लिखने के लिए कहा जाए तो नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जो उर्दू लिखना सीखे हैं, उसको कहिएगा तो आसानी से लिख पाएंगे। तो लिखना क्या है? एक प्रकार की कला है। तो वही कह रहा है, तो लिखने की कला को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्लियर है? तो लिपि की परिभाषा आप समझ गए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, राम आम खाता है, ये किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी भाषा में लिखी गई है। और यह जो लिपि कहलाएगी, यह लिपि होगी देवनागरी। ठीक है? फिर दूसरा जो उदाहरण दिया गया है, रामः आम्रम खादति, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसकी भी लिपि है देवनागरी। यानी हम कह सकते हैं कि अ से लेकर के ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं, और जिस भी भाषा को लिखने के लिए इन वर्णों का प्रयोग होगा, उसकी जो लिपि होगी वह कहलाएगी देवनागरी लिपि। ठीक है? आइए तीसरा उदाहरण भी देख लीजिए। यहाँ लिखा गया है, राम इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो, यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है और इसकी जो लिपि है वह रोमन लिपि। ठीक है? अगर आप परीक्षा देते हैं कहीं पे भी, अगर वहां पे अगर आपको उसके प्रश्नों का उत्तर हिंदी भाषा में लिखना है, अगर वहां पे लिपि अगर आपसे पूछी जाए, तो आप देवनागरी लिपि लिखेंगे। अगर संस्कृत में देना चाहते हैं उत्तर, तो भी देवनागरी लिखेंगे। अगर उत्तर आप अंग्रेजी भाषा में देना चाहते हैं, तो लिपि आपको रोमन लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। यानी कि अंग्रेजी जो भाषा होती है उसकी जो लिपि है वो रोमन, और हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो है देवनागरी। ठीक है? तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे। अगले वीडियो में हम लोग वर्ण विचार शुरू करने वाले हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।